रुकावट हुई, इसलिए यहाँ पे इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के हॉल में बैठे हुए सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। मैं बात कर रहा था, आर्थिक मुद्दे की बात कर रहा था। तो आर्थिक मुद्दे को कैसे बढ़ाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि हमारे देश में जो आर्थिक समस्या है उसका निदान हो सके। तमाम कहना है कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा तो अपने जगह है, लेकिन बेसिक चीज क्या ऐसी चीजें हैं जिससे समाज का उत्थान हो सके, समाज का उत्कर्ष हो सके। तो जो मैं समाज में 2011 से मैं राजनीतिक और सामाजिक सेवा में मैं तत्परता से काम कर रहा हूं। जो मुझे समस्याएं मिली हैं कि कैसे आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, उसमें से सबसे बड़ी जो पहल है वो एग्रीकल्चर। साथियों, एग्रीकल्चर वो चीज है कि हम कितना अच्छा फैक्ट्री डेवलप कर लें, कितना अच्छा पैसा कमा ले, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जिस दिन एग्रीकल्चर नहीं होगा उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। कहा गया है एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ हर कल्चर। कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश में, एग्रीकल्चर को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किसान की आमदनी, क्या उपाय, क्या ऐसी साइंटिफिक तरीका बताया जाए, क्या लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। इन सब चीजों से जब मैं रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि अभी भी हम बात करते हैं चांद सूरज की पहुंचने की, लेकिन अभी भी हमारे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उनके जितने भी जिले हैं या जितने भी गांव हैं, अभी भी हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में बहुत पीछे हैं। क्योंकि देश में जो बीमारियां, जो अस्वस्थता बढ़ती जा रही है, उसका सिर्फ एक रीजन है कि हम केमिकल युक्त, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, चाहे पल्स क्रॉप हो, चाहे ग्रेन क्रॉप हो या वेजिटेबल हो, हम उसका सेवन कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारा किसान, भारतवर्ष का किसान पारंपरिक खेतों पर आधारित है। तो अब हमको खेती करने का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने का, हार्वेस्टिंग करने का तौर तरीका को बदलना पड़ेगा। उसी में से एक पहल जो है पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस वो पद्धति है जिससे 1 एकड़ में कोई भी व्यक्ति 1 एकड़ में जब उसको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 4000 स्क्वायर मीटर कवर एरिया आती है। तो 4000 स्क्वायर मीटर में एक व्यक्ति एक साल में 15 से 20 लाख रुपए अर्न कर सकता है, जबकि 1 एकड़ से वो 2 लाख का गेहूं भी पैदा नहीं कर सकता है। तो मैं आप लोग का ध्यान, यहाँ पर बैठे समस्त पत्रकार बंधुओं का, भाइयों बहनों का, देवियों और सज्जनों का, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में कैश क्रॉप की खेती कराना है तो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अभी कि 1 एकड़ में हम 2 बीघे का गेहूं वीट्स या पैडी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस के माध्यम से हम एक साल में 15 से 20 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। इसलिए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतलाना चाहूंगा, जो इससे संबंधित विभाग हैं, जो भी इससे संबंधित हॉर्टिकल्चर विभाग हैं, NHB है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उनके समस्त कर्मचारियों को अवगत कराना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो लोग जाए गांव-गांव जाके जो भी हमारे सीमांत किसान हैं
लघु किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको इस टेक्निक के बारे में अवगत कराएं। दूसरी बात है कि वह प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट केमिकल फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम केमिकल। तो जो पॉली हाउस है उससे जैविक खेती होती है, उससे आमदनी बढ़ती है। तो अर्थात ऐसी खेती को करवाना जिसमें कम क्षेत्रफल में, कम खर्चे में अधिक प्रोडक्शन हो। इसलिए मैं चाहता हूं अगर हमारे देश को समृद्ध और सुखी बनाना है तो भारत सरकार को इस पॉली हाउस के संबंध में गांव-गांव लोगों तक पहुंचा के यह तरीका, तौर तरीका सबको बताना पड़ेगा, चाहे वो चौपाल के माध्यम से, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से, चाहे सेमिनार के माध्यम से। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू है आर्थिक में सुधार लाने के लिए कि जब कोई भी सरकार, जन कल्याणकारी सरकार जब भी कोई योजना बनाती है तो उसका दायित्व होता है, उसका अधिकार होता है कि राजकीय धन का उपयोग करते समय समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाए, तब जाके हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तभी जाके भारत की रफ्तार बढ़ेगी, भारत के विकास की गति बढ़ेगी। चाहे वो बुनियादी ढांचा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र का मामला हो, सड़क परिवहन का मामला हो, गांव शहर को शहरीकरण का मामला हो, कृषि का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो। इन सब मामलों पर बारीकता से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा, मैं आप लोग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो सरकार द्वारा जो डॉक्टरी के पेशा में लोग हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी भी समस्या समाज में आती है। समाज के गरीब जो तबका है, जो कमजोर तबका है, जो असहाय है, बार बार सवाल उठाता है कि जिस डॉक्टर की नियुक्ति सरकारी हॉस्पिटल में हुई है वो प्राइवेट वो देखता है और हम 500 रुपये फीस देने लायक नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग से जवाब मांगती है जनता। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश में जो भी सरकारी डॉक्टर हैं और सरकार में काम कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस न करें, उस पर रोक लगे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 309 में यह प्रावधान दिया गया है कि सेवा की शर्तें को विनियमित करने का उनको पावर दिया गया है, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से यह सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी संलिप्तता जिन सरकारी डॉक्टर में है या कर रहे हैं उनको ऐसे पाबंद किया जाए। चौथा है जनसंख्या वृद्धि को लेके। हमने कहा कि आप कितना अच्छा अपना बुनियादी स्ट्रक्चर बना लें, कितना अच्छा रोड कनेक्टिविटी बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सारी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। क्योंकि जब संख्या बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एरिया कम होगा। जब एग्रीकल्चर एरिया का प्रोडक्शन कम होगा तो भूखमरी का शिकार आदमी बनता चला जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावशाली नियम को लागू सरकार को करना चाहिए और जो जनता जनार्दन है उसको भी इस नियम का पालन अच्छे से करना पड़ेगा। विश्व में सबसे पहले हमारा भारत देश ऐसा था जब 1950 के दशक में परिवार नियोजन का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया। भिन्न भिन्न तरीकों से जनसंख्या कंट्रोल पे बात की गई, लेकिन वो प्रभावी नहीं दिखा। आज जनसंख्या के मामले में हमारा भारत देश पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। देखिए
विश्व में पूरे दूसरे स्थान पे आता है जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर भारत की गिनती होती है। तो आप देखिए ना कि हम विश्व के दूसरे स्थान पे है, जगह 7वें स्थान पे है, तो कल को आने वाली समस्या एक गंभीर समस्या बनने वाली है। तो इस पे विशेष ध्यान देके सरकार को चाहिए और यहाँ जनता जनार्दन को भी चाहिए कि इस पे जो है नियंत्रित करने के जो भी उपाय है उसका पहल हो। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एवं मंचासीन से विशिष्ट अतिथिगण एवं मेरे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार बंद एवं माताओं बहनों एवं छात्रों, आज इस मंच पर मुझे न्याय के बारे में कुछ कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज देश की गति और दिशा जिस ओर अग्रसर हो रही है उसमें न्याय की क्या भूमिका है और हमें और कौन से प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे जिससे समाज में समरसता बनी रहे और गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित सबको उचित न्याय मिल सके। आज आप देख रहे हैं मेरठ जैसी घटना, अभी महाराष्ट्र में घटना, कानपुर की घटना, इतने कड़े कानून सरकार के बनाए जाने के बाद भी हो रहे हैं, जघन्य अपराध माताओं बहनों के साथ हो रहे हैं। यहाँ की परिवार के पति ही और परिवार के ससुर ही परिवार के लोग ही कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कानून को दोषी नहीं मान सकते। समाज में जो विघटन हुआ है, परिवार टूटा है, परिवार का आपस ताना बाना जो उजड़ा है, जो संस्कार हमारे बिगड़े हैं, जिन परिवारों में रोज लड़ाई झगड़ा अर्थ के लिए, पैसे के लिए, सारी चीजों के लिए होते हैं और आत्मसंतुष्टि नहीं है, जिसके कारण आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा, निर्भया कांड देखा होगा, अन्य कांड देखे होंगे, उसके बाद जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पर सख्त कानून लाया गया, सजा को और प्रभावी बनाया गया। लेकिन पत्रकार हत्या में भी देखे होंगे सजा हुई है 4 लोगों को। तो इस जुडिशरी न्यायपालिका अपनी ओर से काम कर रही है, लेकिन सोचना हमें है, समाज को सोचना है कि हम कौन सा है नैतिक आचरण करें, घर को कैसे संभालें, घर में बहन बेटियां बहू रहती हैं, उनको किस तरह से हम अपनी मर्यादा में बात करके रखें जिससे कि ये सब जगह अपराध न हो सके। एक होता है मानसिक विकृतता। समाज में ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से विकृत हैं, उनको समझ में नहीं आया कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। बहुत से उदाहरण आपने देखा होगा। देखिए, जहां तक कानूनी समस्या है, आपने देखा हुआ, मैं यही कहना चाहूंगा कि सन 1987 में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण सेवा के माध्यम से प्रदेश में, हर प्रदेश में और हर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन गठन किया गया, जिसमें लोक अदालत का कंसेप्ट क्लियर हुआ। लोक अदालत क्या है? जो अदालत, ये लोक अदालत जनता की अदालत है, जो कि एक वैकल्पिक मंच है, जो कि मुकदमा दायर होने के पहले और दायर होने के बाद एक परामर्श सेवा केंद्र के माध्यम से मामले को सुलझाया जा सकता है। इसी तर्ज पर जिला फोरम की अदालतें 1986 के एक्ट के द्वारा हुई और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस एक्ट बना 2005 में, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ।
उसमें स्त्रियों जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा की परिभाषा सेक्शन 2 में दी गई, उसमें इतने प्रकार की धाराएं और उदाहरण हैं जिससे कि पूरा क्राइम कवर हो जाता है। लेकिन घरेलू हिंसा होने के बाद उसके लिए कई फोरम बनाए। 1090 पर आप डायल कर सकते हैं, आपका केस रजिस्टर है, उसके लिए विहित प्रारूप है, विहित अधिकारी है, सेवा प्रदाता है और डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आप आवेदन भी दे सकते हैं। इन सब के बावजूद आप देख रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेट एक न्यायालय में 10,000 20,000 महिला से संबंधित मुकदमे लंबित है। तो एक मजिस्ट्रेट या एक जज 10,000 मुकदमे का निस्तारण कितने दिनों में करे? इसके लिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन सब मातृशक्ति की रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए, उनको आर्थिक शारीरिक प्रताड़ना से बचाने के लिए एक नहीं कम से कम 5-5, 6-6 न्यायालय एक जिले में होने चाहिए और उसको त्वरित गति से निपटाने का प्रयास होना चाहिए। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बार बार सरकार के सामने प्रश्न रखते हैं कि हमारे जज किस हालत में काम करते हैं। अब तो कुछ स्थिति सुधार हुई, नहीं तो चैम्बर में पंखे भी नहीं होते थे, टूटी कुर्सियां होती थी, लेकिन अब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अब चैम्बर बनाए जा रहे हैं, उसमें कुछ चैम्बरों में एसी भी लगाए गए हैं, नहीं तो इतनी गर्मी में इतनी पीड़ा सह करके न्यायाधीश करते हैं। न्यायाधीशों के ऊपर बहुत से भ्रष्टाचार के आचरण भी लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था, सारी व्यवस्था एक लीगल है। जो दोषी होगा वो जरूर उसको सजा का पाएगा, चाहे मैं हूँ, चाहे वो न्याय सेवा से संबंधित हो, चाहे कार्यपालिका से संबंधित हो, चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, कोई बचने वाला नहीं। आज नहीं तो कल न्याय हो गया। कैंसर से ग्रसित लोगों की, वैसे तो बाकी बीमारियों से भी लोग ग्रसित हैं। शुगर इज वन ऑफ द डिजीज जो कि साइलेंट किलर बताया जाता है। टीबी इज आल्सो वन ऑफ द डिजीज व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द साइलेंट किलर। बट कैंसर जिसमें 70% केसेस हेड एंड नेक की हैं, ओरल कैंसर है और जिसका प्रमाण घटाया जा सकता है गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, दारू, शराब का सेवन न करके, जिसको भी घटाया जा सकता है, बट इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल। एंड सेकंड चीज जो चौहान साहब ने उठाया कि जो खेती का माध्यम है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो केमिकल यूज हो रहा है, ये रिसर्च चल रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में और हम लोगों ने भी इस चीज़ को रियलाइज किया है कि कड़वा तेल जो कि माना जाता है बड़ा शुद्ध होता है, उसमें मिलावट है। हर फसल में, हर फल में मिलावट है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन टू कॉज कैंसर। तो ये जो मुद्दा है आप लोग के माध्यम से अगर नहीं उठेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि नॉट ओनली इन यूपी but I'm talking that all over India the cancer patient will be maximum। तो उसको कहीं न कहीं इस माध्यम से, इस मंच से मैं चाहता हूँ कि जो खेती का जो तरीका है, जो जैविक तरीका है, उसको लाया जाए और उसमें ऐसा सुधार लाया जाए कि वो हेल्थ कॉन्शियस हो। जैसा आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड सबको पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का माध्यम क्या होता है? एक क्वालिटी फूड। उसी तरह से इस चीज़ को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो ही संभव है कि कैंसर का मात्रा कम हो। और ख़ास तौर से महिलाओं के अंदर, आई एम टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट यूपी बट ऑल ओवर इंडिया,
पर पूर्वांचल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसको देख रहा हूँ कि महिलाओं में स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर पुरुष प्रधान समाज में इतना हद तक जब जाता है कि उनको असह्य वेदना होने लगती है, तब वो आते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग को समझ में आता है, बट मिडिल क्लास पीपल, दोज हु कॉल्ड एज ए एजुकेटेड पीपल, दे आर आल्सो अर्ली डिटेक्शन के लिए नहीं आते हैं। कैंसर का एक नारा है कि कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, लेकिन पाने के लिए भी वे कहीं न कहीं सो कॉल्ड ऐसे डॉक्टरों के बीच में फंस जाते हैं जो उसका दोहन करते हैं। जो टाटा हॉस्पिटल में आने के लिए या जो क्वालिफाइड डॉक्टरों के बीच आने के लिए बहुत देर हो जाती है, तो उस वक्त चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई योजना जाए। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, वी कैन क्रिएट अवेयरनेस एमंग द रूरल पब्लिक, एमंग द रूरल सिटीजन, एमंग द यंग जनरेशन। और वॉलंटियर्स हैं, ये जो वॉलंटियर्स आते हैं दलालों के रूप में या और किसी माध्यम से, उनको हम लोग शिक्षित किया जा सकता है कुछ मानदंड देके, या उनको और भी जागरूक किया जा सकता है, जैसे आशाओं के माध्यम से या आंगनबाड़ी की जो महिलाओं के माध्यम से। जैसे महिलाओं में माल न्यूट्रिशन था तो वो प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है कम होगी संख्या। इसी तरह से ये जो बीमारी है इसकी भी रोकथाम की जा सकती है। और मुझे कहने में बड़ा ये हो रहा है कि खेती जो हमारी, जो जैसा सर ने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जैसा कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बाल से जाकर, तो घाट कवि की जो कविताएं हैं उसके आधार पर अगर हम खेती को जो विष मुक्त बना दें, हम जैविक खेती कर लें, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को बचाया जा सकता है, आने वाली जनरेशन को बचाया जा सकता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। अगर डेटा अगर आप लेना चाहें तो डेटा इज अवेलेबल इन द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कि हम, ये सरकार तो बहुत अच्छा काम की, बनारस में इसकी ब्रांच चलाई गई, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। इतने मरीजों की संख्या आप देख रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम यूपी पूर्वांचल, बल्कि उससे जुड़ा हुआ जो प्रदेश है, बिहार, झारखंड, एमपी, यहाँ तक कि नेपाल से भी पेशेंट आते हैं और वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि इसकी संख्या और बढ़ाया जाए। जो हब एंड फोक सिस्टम है हमारे डॉक्टर बड़े साहब का, उसके माध्यम से पूरी टीम जुड़ी हुई है। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं, और हमारी जो संस्थाओं की टीम है यहाँ पे डॉक्टर प्रधान सर हैं। तो इसके माध्यम से अगर आप लोग इस चीज़ को अगर एक ज्वलंत मुद्दा बनाते हैं तो इसकी ब्रांचेज और हो सकती हैं। और जैसा कि सर ने भी बताया कि डॉक्टर जो हैं, दोज हु आर नॉट supposed to practice other than their hospital but they are doing practices, तो वो जो exploitation है that should be also reduced or it can be banned। इसके साथ साथ जो सर ने बताया, जो कानूनी मुद्दे हैं, मेडिकल लीगल केसेस भी बहुत होती हैं, आपको पता है, मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता, जो नो बेटर, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, those who are not qualified but they are treating cancer patients, those who are not qualified but they are treating any kind of cases which they are not supposed to do। तो ये सब जो ये मुद्दा है, जब तक आप उठाओगे नहीं सर, तो जो अननोन लोग हैं, जो अनजान लोग हैं, मरते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इस मंच से आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि लेट अस बी अवेयर, लेट अस बी कॉन्शियस, और उसका माध्यम आप लोग हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को यही करता हूँ कि अपना दिमाग एक छाता है, खुलता ही तो काम आता है। तो लेट अस ओपन आवर माइंड एंड थैंक यू सो मच फॉर